नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। जी। हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक पर कुछ जानकारी है, खास तौर से एक पीडीएफ से। तो आज हमारा काम है कि इन सोर्सेज को देखें और समझें कि ऐबक में जो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे, जी। उनमें क्या खास बात थी। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं ये दस्तावेज क्या कहते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि ऐबक ने 1206 एडी में गुलाम वंश या ममलूक वंश जिसे कहते हैं जी, ममलूक वंश। और दिल्ली सल्तनत दोनों की स्थापना की। जी। और ये नाम भी बड़ा दिलचस्प है, ऐबक हाँ, ये तुर्की शब्द है मतलब चंद्रमा का देवता। है ना? हाँ, ये उनके तुर्क होने की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये ममलूक कौन थे जिनका जिक्र आ रहा है। ये सोर्स बताते हैं कि ये मिलिट्री स्लेव्स होते थे, अक्सर तुर्क, अच्छा। जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती थी लड़ाई और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये कोई आम नौकर नहीं थे। नहीं। हाँ, अपनी काबिलियत से बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकते थे, जैसे ऐबक पहुंचे। वो मोहम्मद गौरी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर थे, सिपह सलार और गवर्नर भी। तो ये सिपह सालार का पद ये गौरी के अंडर था। जी हाँ। और 1206 में जब गौरी की मौत हुई और ऐबक ने मतलब पावर संभाली, तो क्या वो फौरन बादशाह बन गए? क्या कहते हैं ये सोर्स? यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात है। सोर्स इस पर जोर देते हैं कि 1206 में रूलर बनने के बाद भी ऐबक ने फौरन सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने शुरू में मलिक और सिपह सालार यही टाइटल इस्तेमाल किए, जो दिखाते थे कि वो गौरी के मातहत थे। तो एक तरह से ये दिखाना चाह रहे थे कि वो अभी भी गौरी एम्पायर का हिस्सा है, या कोई हिचक थी? कह सकते हैं। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी, पर पूरी तरह इंडिपेंडेंट रूलर वाली पहचान, उसमें थोड़ा टाइम लगा। हाँ, तो क्या इसकी कोई पॉलिटिकल वजह थी? मतलब सोर्स कुछ इशारा करते हैं इस तरफ। बिल्कुल। सोर्स साफ कहते हैं कि उन्होंने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, हाँ, खुतबा। जो फ्राइडे प्रेयर के बाद होता है, जिसमें रूलर का नाम होता है, और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। ओह। और ये दोनों चीजें उस जमाने में सॉवरेनिटी यानी पूरी तरह आजाद बादशाहत की निशानी थी। तो ये न करना क्या दिखाता है? मतलब वो बहुत केयरफुल थे। लगता तो यही है। वो शायद बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रहे थे। देखिए, मोहम्मद गोरी की मौत के बाद सिचुएशन स्टेबल नहीं थी। हाँ, वो तो थी। गोरी के दूसरे कमांडर भी थे, जैसे ताजुद्दीन यिल्दिज, नसीरुद्दीन कबाचा, वो भी पावर के दावेदार थे। अच्छा। तो हो सकता है ऐबक सीधा टकराव नहीं चाहते थे, या शायद अपनी पोजीशन मजबूत होने का इंतजार कर रहे थे। तो ये सिर्फ टाइटल की बात नहीं थी, ये उस वक्त की पॉलिटिक्स को दिखाता है। खैर, ये तो हुई उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान, लेकिन उनके व्यक्तित्व के और भी पहलू हैं। सोर्स उन्हें कुरान ख्वान कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जी, कुरान ख्वां मतलब कुरान पढ़ने वाला। कहा जाता है कि ऐबक को कुरान का सिर्फ ज्ञान ही नहीं था, बल्कि वो उसे बहुत मेलोडियस तरीके से, सुरीले अंदाज में पढ़ते थे। अच्छा। ये उनके कैरेक्टर का एक रिलीजियस और स्कॉलरली साइड दिखाता है। अक्सर रूलर्स को सिर्फ लड़ाइयों के लिए याद रखते हैं, हाँ, सही बात है। लेकिन ये टाइटल दिखाता है कि वो इससे कहीं ज्यादा थे। और इसी का एक और पहलू शायद उनका विद्वानों को सपोर्ट करना था। दो नाम आते हैं सोर्सेज में, हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हसन निजामी ने लिखी ताजुल मासीर फारसी में। ये ऐबक के दौर को जानने का एक अहम सोर्स है। ताजुल मासीर। जी। और फक्रे मुदब्बिर ने लिखी अदाबुल हर्ब व शुजात। ये वॉरफेयर और गवर्नेंस पर है। इन स्कॉलर्स का ऐबक के दरबार में होना दिखाता है कि वो आर्ट, लिटरेचर, नॉलेज, इन सबको अहमियत देते थे, भले ही उनका रूल सिर्फ 4 साल का था। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि सल्तनत की एक कल्चरल फाउंडेशन रखने की कोशिश थी। ये जो ताजुल मासिर का जिक्र किया आपने, क्या सोर्स ये बताते हैं कि ये कितनी रिलायबल है? मतलब क्या इसमें सिर्फ तारीफें ही हैं? देखिए, सोर्स इसे उस पीरियड के प्राइमरी पर्शियन सोर्सेज में गिनते हैं। जाहिर है, कोर्ट में लिखी गई किताब है, तो रूलर की तारीफ तो होगी, वो उस जमाने का रिवाज था। हाँ, वो तो है। लेकिन इसमें सिर्फ तारीफें नहीं हैं। हसन निजामी ऐबक के मिलिट्री कैंपेन्स, एडमिनिस्ट्रेशन, उस दौर की घटनाओं का ब्यौरा भी देते हैं। हाँ। हिस्टोरियंस इसे यूज करते वक्त थोड़ा सावधान रहते हैं कि भाई राइटर का झुकाव रूलर की तरफ हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ आती है। फिर भी ऐबक के दौर को समझने के लिए ये बहुत कीमती किताब है। ओके, अब एक और टाइटल पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार है, लाख बख्श। ये उनकी दरिया दिली की वजह से था। क्या वाकई वो इतने जेनरस थे? हाँ, सोर्स यही कहते हैं। लाख बख्श का मतलब ही है लाखों का दान देने वाला। लाखों का? जी। कहा जाता है कि वो गरीबों, स्कॉलर्स, जरूरतमंदों को बहुत बहुत उदारता से दान देते थे।
ये टाइटल उनकी इमेज बनाता था लोगों के बीच। ये भी एक तरह की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है, लोगों का सपोर्ट हासिल करना। हाँ, हो सकता है, दानशीलता के साथ साथ अपनी नेक नामी फैलाना। लेकिन सोर्स इस बात पे जोर देते हैं कि उनकी उदारता के किस्से बहुत मशहूर थे। तो हमने उनकी पॉलिटिक्स, धर्म, स्कॉलर्स के लिए सम्मान और उदारता की बात की। लेकिन आज दिल्ली में जो ऐबक की सबसे बड़ी पहचान है, वो है उनकी बनवाई इमारतें। कुतुब मीनार, इसका जिक्र तो खास है। बिल्कुल, कुतुब मीनार तो शायद दिल्ली सल्तनत की सबसे फेमस निशानी है। सोर्स बताते हैं कि ऐबक ने इसे सूफी संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू करवाया था। अच्छा, उनके नाम पर, ऐबक के नाम पर नहीं? नहीं, संत के नाम पर। यह दिखाता है कि ऐबक उनका कितना सम्मान करते थे। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐबक सिर्फ इसकी नींव और पहली मंजिल ही बनवा पाए थे। ओह, सिर्फ शुरुआत की थी। जी, इसे पूरा करवाया खान के सक्सेसर इल्तुतमिश ने। और सिर्फ कुतुब मीनार नहीं, एक और मस्जिद का भी जिक्र है, कुव्वत उल इस्लाम। जी हाँ, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है, दिल्ली की शुरुआती मस्जिदों में से एक। और इसके बारे में सोर्स क्या कहते हैं? सोर्स बताते हैं कि इसे पुराने हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे, उनके मटेरियल से बनाया गया था। अच्छा, ये बात भी है। हाँ, ये उस दौर की उथल-पुथल और नई सत्ता के आने की कहानी भी कहती है। ये दोनों इमारतें, कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इंडिया में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की, मतलब भारतीय और इस्लामिक स्टाइल के मिक्सचर की शुरुआती मिसालें हैं। इनमें आर्च और ढोम का इस्तेमाल, साथ ही इंडियन कारीगरों का स्टोन कार्विंग का काम, एक नई स्टाइल का जन्म हो रहा था। ये जानना भी जरूरी है कि सोर्स कहते हैं कि ऐबक ने कैपिटल दिल्ली को नहीं, लाहौर को बनाया था। इसका क्या मतलब है? दिल्ली तो बाद में सेंटर बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाहौर उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ज्यादा करीब था, हाँ। जहां से खतरा था गौरी के दूसरे उत्तराधिकारियों से, यिल्दीज, कुबाचा। अच्छा, स्ट्रेटेजिक वजह थी। लगता तो यही है। लाहौर में राजधानी रखना शायद ऐबक को ज्यादा सेफ लगा हो, ताकि वो उन इलाकों पर नजर रख सकें। दिल्ली की इंपॉर्टेंस बाद में बढ़ी, खासकर इल्तुतमिश के टाइम में। जब सल्तनत थोड़ी और मजबूत हो गई। हाँ, जब सेंटर थोड़ा ईस्ट की तरफ आया और दिल्ली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब बनी। ऐबक का लाहौर चुनना उनके दौर की शुरुआती अनिश्चितताओं को भी दिखाता है। तो ये कैपिटल का चुनाव भी सोच समझकर या शायद मजबूरी में किया गया था। लेकिन इतना सब शुरू करने के बाद उनका रूल तो काफी छोटा रहा। उनकी मौत कैसे हुई? सोर्स क्या बताते हैं? हाँ, सिर्फ 4 साल, 1206 से 1210। सोर्स कहते हैं उनकी मौत लाहौर में ही हुई और बड़ी अचानक। वो चौगान खेल रहे थे। चौगान, ये पोलो जैसा होता है? हाँ बिल्कुल, आज के पोलो जैसा खेल। घोड़े से गिर गए। ओह। हाँ, गिरने से बहुत गहरी चोटें आईं और उन्हीं चोटों की वजह से 1210 में उनकी डेथ हो गई। तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर का अंत ऐसे हुआ, खेल में। दुखद है। हाँ, बिल्कुल आकस्मिक और दुखद अंत था। सिर्फ 4 साल का शासन, लेकिन छाप बहुत गहरी रही। खासकर कुतुब मीनार। मीनार के बारे में सोर्स में कुछ और भी है, जैसे इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? शुरू में तो जैसे मीनारों का काम होता है, अजान के लिए, नमाज के लिए बुलाने के लिए। हाँ, अजान के लिए। लेकिन इसकी हाइट और भव्यता को देखकर जल्द ही इसे एक कीर्ति स्तंभ या विक्ट्री टावर के तौर पर भी देखा जाने लगा। अच्छा, सिंबल बन गया। हाँ, नई सल्तनत की ताकत और इस्लाम की जीत का प्रतीक। समय के साथ इसका मतलब बदलता गया। और इसकी बनावट में भी बदलाव आए? कोई मरम्मत वगैरह का जिक्र है? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट घटना का जिक्र है। बाद में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल डैमेज हो गई थी। ओह, बिजली से? जी, तब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जो बाद में आए 14th सेंचुरी में, उन्होंने उस डैमेज्ड मंजिल को हटवा दिया और उसकी जगह 2 नई थोड़ी छोटी मंजिलें बनवा दी। अच्छा, इसीलिए आज 5 मंजिलें हैं। बिल्कुल, जबकि ओरिजिनल प्लान शायद 4 का ही रहा होगा। ये दिखाता है कि ये इमारत सिर्फ ऐबक की नहीं, बाद के रूलर्स ने भी इसे संभाला और इसमें अपना हिस्सा जोड़ा। ये एक लिविंग हिस्ट्री जैसी है। क्या ये पता चलता है कि इसे डिजाइन किसने किया था, आर्किटेक्ट का नाम? सोर्सेस सीधे तौर पे किसी एक आर्किटेक्ट का नाम नहीं बताते, लेकिन वो कुतुब मीनार के पास मिले एक पत्थर का जिक्र करते हैं, जिस पर फजल इब्न अबू माली का नाम खुदा है। फजल इब्न अबू माली? हाँ, तो हिस्टोरियंस अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये साहब इसके डिजाइन या कंस्ट्रक्शन से जुड़े मुख्य लोगों में से एक होंगे, पर ये पक्का नहीं है।
उस जमाने में शायद कारीगरों के नाम इतने दर्ज नहीं होते थे। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता था। और ऐबक की अचानक मौत के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ऐबक के बाद सोर्स बताते हैं उनके एक और भरोसेमंद गुलाम और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। जी, वो भी ऐबक की तरह तुर्क थे, इल्बारी कबीले से। उन्होंने न सिर्फ ऐबक के शुरू किए काम को आगे बढ़ाया, बल्कि दिल्ली सल्तनत को असल में ऑर्गेनाइज किया, मजबूत किया और कैपिटल को लाहौर से दिल्ली लाए। अच्छा, तो दिल्ली कैपिटल इल्तुतमिश के टाइम में बनी। हाँ, कह सकते हैं कि ऐबक ने नींव रखी और इल्तुतमिश ने उस पर इमारत खड़ी की। तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें जो इन सोर्सेस से मिली है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के फाउंडर थे। जी। मोहम्मद गोरी के काबिल कमांडर थे। गोरी की मौत के बाद पावर में आए। जी। शुरू में सुल्तान टाइटल नहीं लिया, शायद पॉलिटिकल वजहों से। लाख बख्श कहलाए अपनी उदारता के लिए, कुरान खान अपने ज्ञान के लिए। सही। हसन निजामी जैसे स्कॉलर्स को सपोर्ट किया, कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू करवाए। बिल्कुल। राजधानी लाहौर रखी और 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो गई। ये बहुत अच्छा सारांश है। इन दस्तावेजों से ऐबक के रूल की एक साफ तस्वीर मिलती है। एक ऐसा दौर जो फाउंडेशन का था, जिसमें चैलेंज भी थे और एक नई शुरुआत भी। यहाँ सुनने वालों के लिए एक बात सोचने वाली है जो इन्हीं सोर्सेस से निकलती है। देखिए, ऐबक ने एक नई सल्तनत शुरू की, लेकिन फॉर्मली खुद को सुल्तान कहने और कैपिटल को दिल्ली जैसी जगह लाने से परहेज किया। हाँ, ये हिचकिचाहट, ये जो शुरुआती हिचकिचाहट थी या कहें कि सावधानी, ये क्या दिखाती है? क्या ये सिर्फ बाहर के खतरों का डर था, या ये उस ममलूक सिस्टम की अंदरूनी पेचीदगियों को भी दिखाता है, जहां एक गुलाम से शासक बनने का सफर आइडेंटिटी और लेजिटिमेसी के सवालों से भरा होता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऐबक के इन शुरुआती कदमों के पीछे की स्ट्रैटेजी या मजबूरी पर सोचना हमें दिल्ली सल्तनत की शुरुआत और उसके कैरेक्टर को शायद और बेहतर समझने में मदद कर सकता है।